हमने सारे आइसोमर्स देख लिए थे, राइट? हाँ, यस यस यस। उससे पहले भी कुछ बाकी था शायद। ऑप्टिकल बाकी था, और उसके पहले क्या था? यस, जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल वी हैव सीन। ओके, जियोमेट्रिकल में क्या था कि रिस्ट्रिक्शन था। डबल बॉन्ड जब है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है कि अगर पर्टिकुलर वन साइड से अगर तुम घुमाओ, उसको रोटेट करो, तो वो सेम ही बन जाता है। ओके, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड है, पहले को अगर तुमने रोटेट किया तो वो दूसरे जैसा ही बन गया, तो फिर वो दो अलग कंपाउंड नहीं है, वो एक ही कंपाउंड है, उसको हम आइसोमर्स नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई दो अलग अलग कंपाउंड है जिनको तुम रोटेट ही नहीं कर सकते। क्यों रोटेट नहीं कर सकते? क्योंकि डबल बॉन्ड है, अगर रोटेट करने के डबल बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर रोटेट कर सकते तो सेम जैसा हो जाता, लेकिन कर सकते नहीं हो, रिस्ट्रिक्शन है। वो दोनों आइसोमर्स है। कौन सी टाइप में? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। डन? ओके, चलो तो आगे देखते हैं अब लास्ट वाला, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब मिरर इमेज। ओके, ऐसे ही याद रख लो। ऑप्टिक्स मतलब क्या? जहां रेज की बात चल रही हो वो। दैट मीन्स कि यहाँ पे मिरर इमेज की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मिरर इमेज की बात चल रही है। देखो, आइसोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब जो आइसोमर्स होंगे, अगेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम, बट एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। ओके, बस वही है उसकी डेफिनेशन। जैसे कि ये तो सब एग्जाम्पल अगर समझना हो तो, जैसे कि ये मेरा हाथ है। ओके, अब ये अगर मैं मिरर में देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा पता है? ऐसे। ये मेरा हाथ जो है ना, ये हाथ को अभी मैं जैसे मुझे ये हाथ दिख रहा है, वैसा सेम मुझे वहां दिखेगा, ये वाला हाथ। ओके, तो दैट मीन्स के ये दोनों जो है, मतलब जो मिरर इमेज है, वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकते। समझ में आया? मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकते, लेकिन है मिरर इमेज। जैसे कि ये है, अभी इसको मैं ऐसे ओवरलैप करने जाऊंगा, देखो, तो एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं होगा। यहीं पे, यहाँ पे ये जो थंब है वो छुप गया है, और यहाँ पर ये उंगली पीछे से दिख रही है। समझ में आया? एग्जैक्टली ओवरलैप होगा नहीं। सो मिरर इमेज तो है वो लोग, पर मिरर इमेज क्यों? मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है। जैसे कि और कोई एग्जांपल ले तो ऐसा समझो, यही है ना एग्जांपल। देखो, ये बीच में मिरर है हमारे पास, ये मिरर है और ये हमारा एक कंपाउंड है। तो देखो, जैसे हमने 9 और 10 में मिरर की प्रॉपर्टीज भी देखी थी, तो जैसे यहाँ मिरर है और मैं उसके ऐसे सामने खड़ा हूँ। ओके, मिरर ले आते हैं ना हम, हमारे पास है मिरर भी है। थोड़ा बहुत तो आगे। हाँ, देखो क्या कि ये मिरर है सपोज, स्क्रीन। अब मेरा हाथ यहाँ पर है, तो देखो हाथ वहां पर दिख रहा है। जितना ये डिस्टेंस दिख रहा है उतना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मिरर है उसके उतने अंदर वो होगा। अगर मैं ये दूर ले जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बढ़ गया तो वहां भी बढ़ गया, ये कम हो गया तो वहां भी कम हो गया। डन? समझ में आया? ओके, सिंपल है। चिराग यहाँ है ना, क्या सोच रहे हो? हाँ, सो कहने का मीनिंग क्या है कि एक दूसरे के मिरर इमेज है। ओके, चलो भाई। हाँ, सो देखो, ये मिरर है, ये COOH इतने दूर है, तो यहाँ पर भी मिरर के उतने ही दूर COOH है। डन? और फिर H ऐसे है इतने दूर, तो पर्टिकुलर दैट डिस्टेंस पे H होगा। CH3 है पर्टिकुलर दिस मच डिस्टेंस। ओके, तो उतने ही डिस्टेंस पे CH3 भी होगा, और NH2 की जगह NH2। डन? लेकिन अब ऐसा करो, इसको उठा के तुम यहां रखने जाओ, तो जहां COOH है वहां CH3 आ रहा है, जहां CH3 है वहां COOH आ रहा है। समझ में आया? ये दो तो शायद मैच हो गए, मान लो।
ये दो तो मैच हो गए, लेकिन ये दो मैच होंगे नहीं, तो एग्जैक्टली सुपर इम्पोज होंगे नहीं, लेकिन है मिरर इमेज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इन्हें हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। डन, समझ में आ गया, सिंपल है, राइट? ओके, देखो मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ओके, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकती नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, दैट्स इट। You only get optical isomers if all four groups attached to the central carbon are different. हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेगा, कब मिलेगा? जब कार्बन के साथ जो अलग अलग चार लोग कनेक्टेड हैं वो अलग हो, मतलब यू ओनली गेट ऑप्टिकल आइसोमर्स इफ ऑल फोर ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेंट्रल कार्बन आर डिफरेंट। तभी तो पता चलेगा हमें कि सारे अलग अलग है, कहीं कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कोई OH जुड़ा हुआ है, अभी जैसे NH2 जुड़ा हुआ था, H जुड़ा हुआ था, COOH जुड़ा हुआ था, तो देखो चारों चार अलग है, 1 2 3 4। समझ में आया? वरना हम बोलेंगे है तो सही, लेकिन फिर ऐसा समझो कि NH2 नहीं है, यहाँ NH2 है और यहाँ NH2 नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे सर NH2 नहीं है, तो उसमें क्या हुआ, हम यहाँ पर भी H रख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या रख लेते हैं, H रख लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, NH2। तो फिर क्या हो जाएगा, नंबर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम होना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होगा नहीं, तो चारों के चारों यहाँ जो 4 ग्रुप है वही 4 ग्रुप यहाँ होने चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। नहीं तो सोचो यहाँ NH2 है, यहाँ NH2 है और यहाँ NH2 नहीं है, यहाँ कौन है, कोई इसमें से ही दूसरा कोई है, H है, COOH है, CH3 है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ही नहीं। समझ में आया? पक्का? ओके, तो इसीलिए वो सेंटेंस लिखा हुआ है कि यू ओनली गेट द ऑप्टिकल आइसोमर्स इफ ऑल 4 ग्रुप्स जो कार्बन के साथ अटैच है वो अलग अलग होंगे। अगर सेम हो गए तो फिर वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा नहीं, मतलब कोई ऐसा तुमने कंपाउंड ले लिया जो वो 4 में से 3 जैसा है, एक अलग कर दिया तुमने, लेकिन फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऐसे बोला गया है, ये तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे है। देखो इसको तुम ऐसे देख सकते हो कि ये है, ये A है और B है, अभी इसको हम एग्जैक्टली में 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दूं तो इसके जैसा हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर ऐसे 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, ये आगे, ये पार्ट है वो ऐसे पीछे चला जाएगा। लेकिन एक चीज क्या होगी पता है, ये जो है ना वो यहाँ दिख रहा है, इसको मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये पार्ट पीछे जाएगा और पीछे वाला आगे आ जाएगा। दिखने में तो सेम लगेगा, क्यों? क्योंकि दोनों, ये और ये दोनों सेम है, वैसे ये और ये सेम है, लेकिन एक्जैक्टली अगर देखा जाए तो इंटरचेंजेबल है। डन? ओके, तो यही है सिंपल हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे सारे आइसोमेरिज्म के टाइप डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म के डिफरेंट जो टाइप्स है वो सारे हमारे कंप्लीट होते हैं। सारे समझ में आ गए? कोई डाउट नहीं है? ओके, साथ में पढ़ते रहना, जैसे मैंने बताया, अगर अभी समझ में आ रहा है और फिर अभी ही पढ़ ले रहे हो तो एग्जाम के टाइम पे ऐसा समझो, अगर तुम 1 घंटे में चैप्टर या 3 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो वो 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। ये तुम्हारा अभी पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं होगा। ओके, वहां अगर तुम 1.5 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करने वाले होंगे एग्जाम के पहले तो वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और उससे अच्छा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ओके, जब, क्योंकि दूसरी बार पढ़ रहे हो ना, तुम रिवाइज कर रहे हो, तुम सोचोगे सर फिर से वही हुआ, नहीं, रिवाइज होगा, जितना ज्यादा रिवाइज होगा उतना ज्यादा याद रहेगा, दैट इज द लॉ। फिर तुम सोचोगे कि सर एक बार पढ़ के भी इतना तो लिख ही आते हैं और इतने ही मार्क्स आते हैं, बट फिर वो भूल जाओगे और टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि अरे यार इतना बाकी है, इतना बाकी है। और अगर पढ़ते रहे तो थोड़ा आराम से रिलैक्स्ड होके, अच्छा इतना तो हो गया है, पहले ही पढ़ लिया है, अब आज फिर से पढ़ना है, ना पढ़े तो भी फटाफट जितना कुछ बाकी रह गया तो अब ये मुझे 4 घंटे में करना था, टाइम कम है तो मैं 1 घंटे में ही कंप्लीट कर लूंगी या कर लूंगा। क्यों? वैसे भी पहले तो पढ़ा हुआ ही है, लेकिन ऐसा सोचो कि अगर कोई पहले पढ़ा नहीं है और वैसा कोई कंटेंट तुम्हें 4 घंटे में पढ़ना है और अब तुम सोचो 4 घंटे का 1 घंटे में पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वो नया है तुम्हारे लिए, लेकिन ये नया नहीं है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो अब हमें देखना है रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत ही बड़ा टॉपिक है अगेन। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म, सो नाउ वी हैव टू सी द रिएक्शन मैकेनिज्म। इजी है, ओके, इजी ही टॉपिक है,
अच्छे से डिटेल्ड में एक एक पॉइंट को सब समझ लोगे तो इजी लगेगा। ओके, बड़ा बड़ा देखोगे सर क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, लिविंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल, ये वो कितना कुछ इकट्ठा हो रहा है तो कंफ्यूजन होगा। बेसिक से डेफिनेशन से जाओगे इजी वे में तो आ जाएगा सब कुछ। ओके, देखो जाते हैं हम, देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। A sequential account of each step, describing details of electron movement, energetics during bond cleavage and bond formation, and the rates of transformation of the reactants into products is referred to as the reaction mechanism। मतलब फिर से बहुत सारी चीजों से बना हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म, कोई एक नहीं है। सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, वही आया ना लास्ट में कि रिएक्टेंट इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। तो ये तो बेसिक हुआ कि भाई व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन इज वन रिएक्शन और से वन प्रोसेस इन विच 1 2 3 compounds substances get together and make some new products। ओके, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट वो सब तो वही हुआ। रिएक्शन मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन, लेकिन पूरा हम डिटेल्ड में अब पढ़ रहे हैं, पहली बार तो केमिस्ट्री पढ़ नहीं रहे। सो व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, तो भाई रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, वो बात तो सही है, वही है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। डिटेल डेफिनेशन क्या है, कब रिएक्शन का प्रोडक्ट में कन्वर्जन कब होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा वहां पे कि भाई इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कोई बॉन्ड बन रहा है, कोई बॉन्ड टूट रहा है, कुछ गर्म हो रहा है, कुछ ठंडा हो रहा है, ये सब हो रहा होगा, तो वो सब हमें लिखना है इसमें। ओके, देखो फिर से सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप। सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस होगी, अकाउंट ऑफ ईच स्टेप मतलब उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। कोई प्रोसेस है, सपोज 5 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, तो हमने 1 से लेके 5th तक गए। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते 1 को 5 में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं, नहीं। 1 को 5 में कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्टली वो सही है, थोड़ा मोटा मोटा सही है, लेकिन डिटेल में बताओ 1 to 5 में कैसे गए, तो हमें बताना पड़ेगा। 1 to 2 गए, 2 to 3 गए, 3 to 4 गए और 4 to 5 गए। और 1 to 5 में ये सारी कंडीशन थी, 2 to 3 में ये सारी कंडीशन थी, 3 to 4 में ये कंडीशन थी और 4 to 5 में ये कंडीशन। इसलिए सीक्वेंस, पहले तो सीक्वेंस आ गए 1 2 3 4 5 सीक्वेंस। अभी सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप मतलब अकाउंट मतलब तुम्हारा अकाउंट है मेरे पास, ओके, सबका अकाउंट है, लाइक दैट। मतलब क्या कि तुम्हारा प्लस माइनस, तुम्हारी इंफॉर्मेशन, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी पैटर्न, तुम्हारा सपोज टेस्ट में कैसा मार्क्स आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है, कौन सा वीक है, सब मुझे पता है। मतलब क्या, तुम्हारी पूरी कुंडली है मेरे पास, ऐसे। तो वो कुंडली है मेरे पास, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अकाउंट। ओके, कि ईच स्टेप का अकाउंट मतलब सारी इंफॉर्मेशन कि पहले से दूसरे आने के लिए क्या क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दिए, तोड़े, लिए, हीट ली, बॉन्ड टूटे, बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड बने, क्या हुआ, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन है, उसको क्या बोलेंगे, अकाउंट। तो अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, सीक्वेंशियल अकाउंट है कितने स्टेप का, सारे स्टेप का, ऑफ ईच स्टेप। समझ में आ गया पहला। देन डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अच्छा, ये अकाउंट ऑफ ईच स्टेप है तो उसमें क्या क्या है, अभी तो बताया कि अकाउंट में क्या क्या है, क्या क्या होगा। और डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अंदर डिस्क्राइब की होगी। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मतलब ऐसे गोल गोल घूम रहा है वो मूवमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने दे रहा है, कितने ले रहा है, और किसको दे रहा है, और किससे ले रहा है, सारी मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, गिव एंड टेक, इन शॉर्ट गिव एंड टेक। लेकिन किसको गिव और किसको टेक, किससे लिया और किसको दिया, सब कुछ। और कितने दिए इलेक्ट्रॉन मतलब कितने, 1 2 3 4 कितने। तो ये सारा अकाउंट डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अकाउंट पूरी इंफॉर्मेशन, कुंडली में एक इंफॉर्मेशन आ गई, क्या, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज। एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी मिलना, और एनर्जी मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। वो क्या, हमें रिएक्शन हो रही है तो हीट एनर्जी मिल रही है, या हमें हीट देनी पड़ रही है तब जाके रिएक्शन हो रहा है। तो एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज। क्लीवेज का मीनिंग होता है टूटना। क्लीवेज का मीनिंग क्या होता है, टूटना। मतलब बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जेटिक्स क्या है, एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी
चेंज इन एनर्जी क्या है, तुम ले रहे हो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो पहला मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा चेंज इन दी एनर्जी और से एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग दी बॉन्ड क्लीवेज। ओके, देन नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड टूटने की तो बात कर दी, लेकिन एनर्जी सिर्फ बॉन्ड टूटे, एनर्जी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक सिर्फ बॉन्ड टूटने के टाइम पे थोड़ा होगा, बॉन्ड बनने के टाइम पे भी होगा। तो इसलिए लिखा हुआ है बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग, ओके, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग दी बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कब, जब बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड बनता है तब की बात है। ये इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। दूसरी एंड थर्ड, द रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट्स। मतलब के रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट तो बन रहा है, लेकिन उसका रेट क्या है भाई, 5 घंटे में बन रहा है, 10 घंटे में बन, रेट मतलब पर यूनिट टाइम। ओके, सो 1 घंटे में बन रहा है, 10 घंटे में बन रहा है, 100 घंटे में बन रहा है, या 1 सेकंड में हो जा रहा है। ओके, so the rates of transformation of reactant converting into the product, that process is referred to as the reaction mechanism. Understood? 3 चीजें हमें देखनी है। क्या था? A sequential account of each step. पहले तो 1 2 3 4 5, so a sequential account of each step, ये है reaction mechanism, जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, describing the information और से describing the details और information of electron movement की है। दूसरी energetics during the bond cleavage and bond formation, ये दूसरी information। and तीसरी the rates of transformation of reactant into product is known as reaction mechanism. Done? Okay, कि भाई ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन है? 3 इंफॉर्मेशन है। ओके, कौन सी 3 इंफॉर्मेशन है? कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो रही है, बॉन्ड बनना या बॉन्ड टूटने के टाइम पर कितनी एनर्जी मिल रही है या कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, एंड तीसरा ये जो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस है वो टाइम क्या है उसका, मतलब व्हाट इज द रेट, ओके, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, rate of transformation of reactant into product, okay, that process is referred to as the reaction mechanism. Done? पक्का? ये तो डेफिनेशन पढ़ी हमने और समझी। ओके, चलो याद रहेगा, 1 मार्क में पूछा जाएगा तो आ जाएगा डेफिनेशन। ओके, अब सपोज ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये वाली, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, थोड़ी ब्लर है तो छोटा ही कर देते हैं। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, क्या है हाँ, यहाँ कार्बन है, ये X है, X मतलब कोई भी ग्रुप, नॉट हेलोजन। हाँ, यहाँ पर नॉट हेलोजन, अदरवाइज जनरली हम हेलोजन को X लिख देते हैं। तो X है, देन R है मिथाइल ग्रुप, और C मतलब C डबल बॉन्ड O, कीटोन है ये। अब ये रिएक्शन हो रही है, ये है पर्टिकुलरली एक सब्सटेंस, ओके, वो इसको अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। तो क्या होगा कि ये जो X है, देखो X निकल गया यहाँ से, और ये जो था वो यहाँ बैठ गया, तो जो ये स्ट्रक्चर था उसकी जगह ये स्ट्रक्चर बन गया। चेंज क्या है? X की जगह वो आ गया, बाकी सब कुछ जैसा था वैसा। डन? ओके, तो इसमें क्या क्या हुआ, उसमें इसका ये है न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है अभी देखेंगे हम आगे। ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अटैक किस पे किया? सबस्ट्रेट पे किया। क्या? सबस्ट्रेट पे। ये क्या है? एक कंपाउंड, अभी सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल ने सबस्ट्रेट पे अटैक किया, और ये X है वो लिविंग ग्रुप है। क्यों? उसने लीव कर दिया ना, तो X क्या है? लिविंग ग्रुप है। ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने दे दिया, तो ये लेके X माइनस होके आगे बढ़ गया। तो बॉन्ड क्लीवेज हुआ और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हुआ। बॉन्ड क्लीवेज भी हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हुआ। रेट भी पता चलेगा अगर डिटेल में हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो। ओके, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये वो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया मतलब क्या कि वही सबसे पहला इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये पूरी प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, अब ये सब क्या है वो तो डिटेल्ड में अभी देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि पर्टिकुलरली कोई चीज है। ओके, जैसे हमारे पास मीथेन है, अभी मीथेन को हमने ऐसे अटैक किया हेलोजन से, ओके, तो वो क्लोरोमीथेन बन गया। तो क्लोरोमीथेन ऐसे ही कैसे बन गया?
जो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ दिया उसने, किसने, क्लोरीन ने, और खुद जुड़ गया। और वो हाइड्रोजन को बोला चल तू जा, ये जगह नहीं मिलेगी, ये मेरी जगह है, लाइट। तो अब वो हाइड्रोजन क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। ये H क्या हो गया, उसने अटैक किया, ये क्लोरीन उसने अटैक किया। जो ऑलरेडी मीथेन था वो क्या था, सबस्ट्रेट था। वो सब देखेंगे हम, ये सब क्या है, समझ में आया। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो तो उसको टोटली क्या बोलेंगे हम, रिएक्शन मैकेनिज्म। अंडरस्टूड, पक्का, ओके। चलो ये लिख पाओगे ना एग्जांपल, ये ना लिख पाओ तो भी आगे तो हम एग्जांपल पढ़ने ही वाले हैं, उससे तो लिख ही पाओगे। ओके चलो, हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म। व्हेन द रिएजेंट अटैक्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिएजेंट जो है अभी जैसे न्यूक्लियोफाइल था, ओके, तो व्हेन इट अटैक्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देन द रिएक्शन हैपन फ्रॉम व्हिच प्रोडक्ट्स आर मेड, तो फिर रिएक्शन होगी और जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो सेंटेंस है क्या कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको कोई रीएजेंट अटैक करेगा तो कुछ चेंजेस होंगे तो कुछ नई प्रोडक्ट बनेगी, दैट्स इट। ओके, सेंटेंस है एक। अच्छा, अब रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है, यही है वो रिएक्शन। क्या क्या पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म में? सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट डन। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और से सबस्ट्रेट। अटैकिंग रिएजेंट कौन है वो, तो रिएजेंट ये सारे हो सकते हैं, कौन कौन, न्यूक्लियोफाइल्स हो सकता है, क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, डरना मत, इजी है, मैंने बोला ना, अच्छे से समझ के करोगे तो याद रह जाएगा। जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन याद रह गई, तो अच्छे से सुनो समझो और पूरा 100% यहाँ दो तो याद रह जाएगा, यही याद रह जाएगा। ओके, यहीं पे सब कंप्लीट ऐसे तुम लिख सकते हो। ओके, देखो न्यूक्लियोफाइल्स, रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, या फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, अभी देखेंगे डिटेल में। फिर एक बंदा होता है लिविंग ग्रुप, जो लीव करके जा रहा है, लिविंग ग्रुप। एक होता है बॉन्ड क्लीवेज, और बॉन्ड क्लीवेज में भी टाइप है, बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड टूटना, तो उसमें भी टाइप है, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। ओके, वो देख रहे हैं, ताली बज गई। अच्छा, देन होते हैं इंटरमीडिएट। ओके, तो इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में, जैसे कि ये बन गया इंटरमीडिएट, तो भाई इसकी तो जरूरत नहीं है, मुझे तो यहाँ से यहाँ ही जाना है, तू कहाँ से आ गया बीच में, भाई मैं तो बनूंगा, वो बोल रहा है। ओके, मेरे बिना तो यहाँ से जा सकते नहीं हो। इंटरमीडिएट, मीडिएटर नहीं बोलते, मीडिएटर, कि भाई ये इंग्लिश में बोल रहा है, ये गुजराती में समझ रहा है, तो बीच में ये इंग्लिश का गुजराती में ट्रांसलेटर, मीडिएटर होना चाहिए। तो भाई मैं सुनूंगा, अच्छा तो इंग्लिश में ये सब बोला, बे भाई आओ कैसे, ऐसे फिर मैं उसको समझाऊंगा। ओके, तो मैं मीडिएटर हुआ या ट्रांसलेटर हुआ, डन। ओके, तो वैसे ही ये इंटरमीडिएट है, ये बीच में बन गया। ओके, जस्ट लाइक बाई प्रोडक्ट, लेकिन ये नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, तो मतलब ये मीडिएटर होगा नहीं, तो इसकी बात इसको समझ में ही नहीं आएगी। डन। ओके, तो इंटरमीडिएट भी है। अब इंटरमीडिएट में भी टाइप्स है, कौन कौन है, कार्बोकैटायंस है, कार्बोएनायंस है, फ्री रेडिकल्स है और कार्बीन्स है। ओके, तो ये सब भी हमने देखे, हमें सिर्फ ये तीन ही देखने हैं, कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस एंड फ्री रेडिकल्स। कार्बीन्स अभी हमारे नहीं डिस्कस करना है। ओके, देन प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स तो ये है, ओके, जो प्रोडक्ट है वो तो हमें दिखाई देगा, और पर्टिकुलरली बाय प्रोडक्ट्स भी होगी। बाय प्रोडक्ट्स मतलब साथ में आ गई, बाय प्रोडक्ट मतलब हम डिजायर्ड नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये करना है, हमें साथ में आ गया। जैसे कि बोलते हैं कि अगर तुम अच्छा काम करते रहो, हमारे स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है कि ये सही है, धर्म के अकॉर्डिंगली ये सही है, तो तुम पूरी लाइफ अगर धर्म के अकॉर्डिंगली सही 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 करते रहो, तो हो सकता है कि कभी तुम्हारी नाव ऐसे डोलेगी लेकिन कभी डूबेगी नहीं। ओके, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि सपोज बोलते हैं ना कि अगर तुम धर्म के अकॉर्डिंगली चलते रहे ना, तो जो मनी है, मनी मतलब जो पैसे है हम जो कमाते हैं, अर्न करते हैं, वो तो बाय प्रोडक्ट के जैसे आएगी। कैसे? बाय प्रोडक्ट के जैसे, मतलब तुम अगर अपना काम ठीक तरह से करते रह रहे हो तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मनी कैसे आएगी, ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, ये वो एज ए बाय प्रोडक्ट आएगी, क्योंकि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एज ए बाय प्रोडक्ट आएगी। मेंटल पीस बाय प्रोडक्ट आएगी, शांति, खुशी, ओके, पीस, सबके साथ अच्छा नेचर, और सब वापस रिस्पॉन्स भी सबसे अच्छा, ये सब बाय प्रोडक्ट आएगा अगर तुम सही अच्छा करते रहे तो। ओके, और अगर हम
पर्टिकुलर वो सब चीजों में भागने गए, मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, किसी भी तरह, धर्म के अकॉर्डिंगली नहीं, किसी भी तरह पैसा कमाना है, किसी भी तरह मुझे इन सब से प्रेजिंग चाहिए। ओके, ये सब मुझे प्रेज करे, ये सब मुझे प्यार करे, ये सब मुझे अच्छे से बोले, भले ही इसके लिए मुझे उनसे झूठ बोलना पड़े। नहीं नहीं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अंदर से नहीं करते, लेकिन तुम बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें उनसे चाहिए रिस्पेक्ट, इसलिए तुम झूठ मूठ का बोल रहे हो, तुम खुद उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर ये धर्म नहीं हुआ। जो है, जैसे कि जो सोच रहे हो वही बोल रहे हो और वैसा ही कर रहे हो। अगर ये तीनों तीन तुम्हारे एक है ना, अभी कलयुग में क्या हो गया है, तीनों तीन अलग अलग हो गए हैं। लोग सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये कलयुग में ऐसा हो गया है। सतयुग में कैसा था, जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं और वही कर रहे हैं। मतलब ऐसा मतलब डायलॉग्स तो देखो, प्राण जाए पण वचन ना जाए, रघुवंशी। ओके, राम जी रघुवंशी, प्राण जाए पण वचन न, एक बार किसी को वचन दे दिया मतलब दे दिया, अब भले ही मर जाना पड़े लेकिन पूरा करना। ओ भाई, वो तो मैंने मजाक में बोल दिया था, तेरे लिए थोड़ी मरेंगे, अभी जिंदा रहना है, तू क्या है अभी ऐसा है। ओके, वो तो बोलना था इसलिए बोल लिया। ओ भाई, ऐसे तो बहुत प्रॉमिस हुए भाई, मुझे भी लोगों ने बहुत प्रॉमिस किए हैं, क्या सबने पूरे किए मुझे, फिर ऐसा सब बोलो। तो अभी प्रॉमिस ये वो सब की वैल्यू उतनी रही नहीं। क्यों? क्योंकि लोग बिहेवियर में ऐसा नहीं कर रहे ना। बट हम लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते, हम खुद को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम भी वैसे हो गए, मतलब एक अगर 1000 है और 1000 में एक, 100 में एक हो गए, 1000 में एक हो गए, 10,000 या लाख में भी एक है ना हम, तो चमकेंगे। रात को देखो कितना अंधेरा होता है, लेकिन स्टार अगर एक भी है ना, एक स्टार, तो भी वो भले कितना अंधेरा हो दिख जाता है। क्यों? वो अलग है, वो दूसरे जैसा नहीं है। ओके, वो अलग है, उसकी खुद की लाइट है। दूसरों की लाइट होती तो दिखता नहीं। ओके, दूसरे जैसे कोई भी ऐसे प्लैनेट्स बोल दो, एक प्लैनेट है जिसकी खुद की लाइट नहीं है और सन की लाइट भी उस पर नहीं गिर रही है, तो हमें दिखते हैं क्या प्लैनेट? नहीं दिखते। बट सन की लाइट मून पे गिरती है तो मून दिखता है हमें, लाइक दैट। ओके, तो वैसे हम अगर सही अगर करते गए तो सब कुछ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फैमिली बनाना है, मुझे रिलेशंस अच्छे करने हैं, मुझे सोशल एक्टिविटी करनी है। भाई तुम अपनी लाइफ अच्छी तरह से जियो, दैट इज वेरी गुड सोशल एक्टिविटी। तुम अगर अपनी लाइफ अच्छे से जियो, खुश रहो, मस्त रहो। ओके, कोई तुम्हें देख के हंसे, थोड़ी सिर्फ कुछ कहो भी ना, सिर्फ देख के स्माइल आ जाए, ओके, तो दैट इज गुड, वेरी गुड। बट वैसा बनना पड़ेगा हमें, फिर वैसा उसके साथ बिहेव भी करना पड़ेगा। शायद वो वैसा बिहेव ना करे कि तुम उसको स्माइल दे सको, वो ना करे, बट वो तो भाई वो कैसे करेगा? वो अपने नेचर के अकॉर्डिंगली है। हमारे पास हमारी चॉइस है, उसके पास उसकी चॉइस है। अभी डॉग है, डॉग आया तुम्हें, तो अब तुम्हारे पास है कि वो बात कर रहा है और तुम भी बात करो, तो ये तो चॉइस है। वो क्या क्या वो ओके, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस, क्या हुआ ऐसे करके तुम उसको खिलाओगे ये वो, तो अब वो तुम्हें बार्क भी नहीं करेगा। ओके, अब वो तुम्हारे जैसा बिहेवियर तो कर नहीं सकता। ओके, इसलिए उसने तुम्हारे जैसा बिहेवियर नहीं किया कि ये भले ही पत्थर मारे मैं तो इसके पास ही जाऊंगा, ऐसा नहीं करेगा वो। ओके, लेकिन तुम तो अपने खुद के पास, हमारी चॉइस है ना, उसके पास इतना दिमाग नहीं है, वो डेवलप्ड नहीं है। सबसे डेवलप्ड क्रिएचर ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग है, सबसे डेवलप्ड। ओके, फिर भी हम वैसा बिहेव तो करते नहीं। चलो, हम तो बहुत फिलोसॉफी क्लास में चले गए, तो ये सब हमें पढ़ना है। बाई प्रोडक्ट से हम फिलोसॉफी पे चले गए, तो बाई प्रोडक्ट्स मतलब क्या, हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, फिर भी अच्छी चीज हो रही है। ओके, जैसे कि तुम विष्णु जी की पूजा करते रहो तो लक्ष्मी जी साथ साथ में बाई प्रोडक्ट ही आ जाएंगे। ओके, फिर लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो विष्णु जी गुस्सा हो जाएंगे। ओके, तो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है, विष्णु जी के पीछे भागो, लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ ही है, अलग होएगी ही नहीं। ओके, तो जो कहाँ कॉन्सेंट्रेट सही कहाँ करना है, क्या गोल रखना है, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर हम सोचेंगे नहीं नहीं सिर्फ विष्णु जी ही होंगे, लक्ष्मी जी होंगे, अरे नहीं, वो रह ही नहीं सकते अलग, साथ में ही होंगे। ओके, बट हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, नहीं नहीं वो भी तो चाहिए, वो चाहिए तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। थोड़ा अगेन फिलोसॉफी पे चले गए। चलो, तो ये सब हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन समझना, इट्स वेरी इजी। ओके, हाँ, तो पहले तो यहाँ आ जाए,
रिएक्शन मैकेनिज्म, सबसे पहला है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट। सबसे पहला ऐसा समझो कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऐसे पड़ा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, ओके, और कोई आया और उसको ऐसे मार दिया। ओ भाई क्या है ओके, मुझे क्यों मारा, ओके, लाइक दैट। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आराम से बैठा हुआ है, और किसी ने उसके ऊपर आकर अटैक कर दिया उसके ऊपर। और इसके पास चॉइस है, मार तो खा लिया, अब क्या करेगा, या तो रोएगा या तो मारेगा वापस, रोएगा भाग जाएगा या तो मारेगा, ओके। अब ये जो अटैक किया उसकी बात करते हैं। मतलब ये जो बैठा हुआ था आराम से अपनी मस्ती में मस्त, उसको, वो कौन था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी था, जैसे मीथेन था, फिर क्लोरीन आया और उसको मार दिया, तो अब वो क्लोरोमीथेन बन गया और वो हाइड्रोजन को भगा दिया, जा भी तेरी जरूरत नहीं है, लाइक, ओके। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वही हमारा ये छोटा सा बच्चा है जिसको मार पड़ी, जिसके ऊपर अटैक हुआ, तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड वही है। और उसको अगर बोलना हो रिएक्शन मैकेनिज्म की टर्मिनोलॉजी में तो उसे ही बोलेंगे हम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट डन। तो सबस्ट्रेट मतलब क्या, जिसके ऊपर अटैक हुआ है, डन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही सबस्ट्रेट बोलेंगे क्योंकि अटैक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ही हुआ है, और सबस्ट्रेट भी उसी को कहेंगे क्योंकि उसी के ऊपर ही अटैक हुआ है। और अटैक होगा नहीं तो केमिकल रिएक्शन होगी नहीं, बैठा रहेगा वो अपने हिसाब से, जस्ट लाइक हमारे नोबल गैसेस बैठे रहेंगे, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। क्यों भाई, कुछ करना ही नहीं है, बैठे रहो, सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। समझ में आया पक्का? तो इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं था क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी को सबस्ट्रेट बोलेंगे हम, दैट्स इट, डन चिराग, ओके डन। और दूसरा अटैकिंग रिएजेंट, हाँ, तो अब ये सबस्ट्रेट तो बैठा हुआ था आराम से, अब किसी ने आके उसको अटैक किया। तो अटैक किया, उसमें 3 टाइप के लोग हैं, कौन कौन है, एक तो है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा है फ्री रेडिकल्स, डन। चलो तो स्टार्ट करते हैं उनको समझना। ये 3 है अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल्स, ओके। नाम से ही सब पता चल जाएगा, नाम 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 कल बात की थी ना, ओके। चलो, सो अटैकिंग रिएजेंट में सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल्स। फाइल्स मतलब क्या, फाइल्स मतलब से जस्ट लाइक अट्रैक्ट होना, क्रश होना, प्यार होना, ओके, दैट इज फाइल, ओके। तो न्यूक्लियोफाइल है मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको न्यूक्लियर से प्यार है। किससे प्यार है और किससे टुवर्ड्स में अट्रैक्टेड है, वो न्यूक्लियस से, ओके। तो न्यूक्लियस मतलब क्या, न्यूक्लियस में क्या होता है, कोई भी एटम का न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो चार्ज नहीं होता उसका, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के टुवर्ड्स में जिसको प्यार हो वो है हमारा न्यूक्लियोफाइल। फाइल मतलब क्या, अट्रैक्शन, क्रश, प्यार, लव, जो बोलना बोलो ना, जो समझना हो समझो ना, ओके। तो न्यूक्लियस आगे क्या लिखा हुआ है, फाइल के आगे न्यूक्लियो, मतलब न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में जिसको अट्रैक्शन हो वो कौन है, न्यूक्लियोफाइल, डन। समझो तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में जिसको अट्रैक्शन हो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, दैट्स इट। अब किसे अट्रैक्शन होगा, जैसे कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा या पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली मेल फीमेल पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही अट्रैक्शन होगा, ओके। अब तो कुछ भी होता है, तो हम तो कलयुग में है ओके। उसके लिए भी आर्टिकल्स है, अलग अलग आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के, ये सब कुछ वैलिड है, बट वॉट एवर, जनरल केस की बात कर रहे हैं हम, ओके। सो पॉजिटिव पॉजिटिव की बात है, पॉजिटिव है अगर न्यूक्लियोफाइल है, ओके, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल किसे बोलेंगे हम, जिसे पॉजिटिव से प्यार हो या न्यूक्लियस से प्यार हो। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो उसको प्यार हो तो किसे, वो खुद क्या होगा, वो खुद नेगेटिव होगा, तभी तो न्यूक्लियस से प्यार है। अगर खुद मैं ऐसा समझूं कि मैं न्यूक्लियोफाइल हूं तो मैं पॉजिटिव हूं और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव है, तो क्या मुझे उससे प्यार होगा, नहीं होगा, मतलब मैं पॉजिटिव नहीं हूं। तो क्या हूं, नेगेटिवली चार्ज हूं, मैं नेगेटिव नहीं हूं भाई, ओके मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, समझ में आया, न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिवली चार्ज कौन होता है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो या जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन हो वो, नेगेटिवली चार्ज, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो
वो नेगेटिवली चार्ज होता है या जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन हो वो नेगेटिवली चार्ज होता है? जिसके पास कम हो चार्ज चार्ज, इलेक्ट्रॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन जैसे कि सोडियम है और क्लोरीन है, ओके, तो हम सोडियम का Na+ बनाते हैं और क्लोरीन का Cl-। तो अब हम ले Na+ है और Cl- है, ये दोनों तुम्हारे पास है, एक है Na+ और दूसरा है Cl-। तो इसमें तुम क्या बोल सकते हो कि किसमें उसके ओरिजिनल के अकॉर्डिंगली ज्यादा नंबर, वैसे तो पता है भाई क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है 17, ओके, और इसका 11, बट वो दोनों के इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन करने को नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा बोल रहा हूं Na+ का Na की कंपेयर में और Cl- का Cl की कंपेयर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? Cl- का Cl की कंपैरिजन में ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए नेगेटिवली चार्ज है, और सोडियम प्लस का सोडियम की कंपेयर में कम है, क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है और दिया है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि जिसको इलेक्ट्रॉन से, जिसको न्यूक्लियस से प्यार हो, पॉजिटिव से प्यार हो, तो खुद नेगेटिवली चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज होगा मतलब क्या? अभी हमने देखा ना Cl-, तो वो माइनस कब बना? इलेक्ट्रॉन लिया, ओके, तो जो Cl के पास होने चाहिए उससे भी ज्यादा Cl- के पास है, अंडरस्टूड? तो अगर ज्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जिसके पास, इन शॉर्ट अभी जो बताया वो, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो है न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मतलब उसने कहीं से तो इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, ओके, कहीं से तो इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, लिया मतलब नेगेटिवली चार्ज हुआ, और नेगेटिवली चार्ज है इसलिए उससे पॉजिटिव से प्यार है। डन? एक बार फिर से क्या कि जो नेगेटिवली चार्ज है, ओके, जैसे कि हम बोले कि न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको न्यूक्लियस से प्यार हो वो, तो जिसको न्यूक्लियस से प्यार हो वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। तो मतलब सपोज Cl-, तो Cl- उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए भाई तेरे पास? जितने थे उतने तो है ही, वापस किसी से एक लिया, सोडियम से एक ले लिया तो वो माइनस हो गया, तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लिए, तब जाके वो नेगेटिवली चार्ज हुआ, और नेगेटिवली चार्ज हुआ इसलिए तो उससे प्यार हुआ। अगर नेगेटिवली चार्ज ही नहीं होता तो प्यार नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल है और वहां पे पॉजिटिव है, तो फिर कैसे अट्रैक्ट होता? समझ में आया? पक्का? ओके, तो मतलब क्या कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो खुद क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब आएंगे? जब तुम लोगे किसी के पास, तब तब आएंगे। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है तो तुम्हें पॉजिटिव से प्यार होगा ना यार। समझ में आया? पक्का? समझ गए? फिर हम आगे पढ़ते हैं, ओके। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसको, उसके पास नेगेटिवली चार्ज होगा, और उसके पास नेगेटिवली है तो वो न्यूक्लियस से प्यार करेगा क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज है। डन? ओके, चलो तो पढ़ते हैं। फाइल मींस अट्रैक्शन एंड न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस। डन? ओके, तो फाइल मींस अट्रैक्शन एंड न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस। आगे, अ न्यूक्लियोफाइल इज अ केमिकल स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज है, कोई चीज है that donates an electron pair to form a chemical bond, कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो डोनेट करता है, क्या? इलेक्ट्रॉन की पेयर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्यों? क्यों डोनेट क्यों कर रहा है भाई? टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड से HCl, ओके। सो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करे उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन अभी डेफिनेशन और जो हमने समझा था उसको मैच करते हैं। देखो, जो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन, डोनेट कौन कर सकता है? जिसके पास हो वही डोनेट कर सकता है ना। मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है और मैं बोलूं कि मैं 1 करोड़ का दान करूंगा, चैरिटी करूंगा, कैसे करूंगा भाई? पहले होना तो चाहिए, ओके। जैसे मैंने 10th में शायद तुम्हें बताया था कि खुशी कौन बांटता है, या जिसके पास खुद, जो खुद खुश हो, ओके। हैप्पीनेस कौन शेयर करता है? जो खुद हैप्पी हो। और गुस्सा कौन करता है? जो खुद अंदर पेन में है। चिढ़ कौन जाता है? जो खुद अंदर पेन में है।
तो ये समझने की बात है। अगर सामने वाला हम पे गुस्सा हो रहा है या सामने वाला हम पे चिढ़ रहा है, दैट मीन्स वो पेन में है, वो पेन में है। हॉस्पिटल में जाए तो लोग कैसे चिल्लाते, ओ आई है, तो हमें गुस्सा आता है क्या? आता है गुस्सा? अगर तुम जा रहे हो ऐसे, किसी को देखने गए हो या फिर हॉस्पिटल में कुछ काम से सर्टिफिकेट लेने गए या कुछ भी, किसी को देखने गए, हमें नहीं लेना देना, हमें कुछ नहीं हुआ है, ओके, हम किसी को कुछ हुआ है उसको हम देखने गए, तो अगर उसको हम देखने गए तो हॉस्पिटल में सब कैसे कैसे चिल्लाते हैं। डॉक्टर कोई अगर ट्रीटमेंट कर रहा हो वैसे तो हमें गुस्सा आता है क्या? क्यों? हमारे दिमाग को पता है अंदर भाई उससे पेन है। और हमें डॉक्टर पे गुस्सा आता है क्या? डॉक्टर पे गुस्सा आता है क्या? ये चिल्ला, सपोज डॉक्टर पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहा है और पेशेंट चिल्ला रहा है, तो हमें पेशेंट पे या डॉक्टर पे किसी पे भी गुस्सा आएगा? किसी पे गुस्सा नहीं आएगा, पेशेंट पे नहीं आएगा। क्यों? अरे कितना चिल्ला रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। अभी कोई चिल्लाया बाहर तो अरे यार कितना चिल्ला रहा है यार, कितना डीजे बजा रहा है, अरे कितना हॉर्न मार रहा है, सोचो। लेकिन वहां पेशेंट चिल्ला रहा है तो हमारा माइंड कुछ भी बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो बीमार है भाई, तो करेगा ऐसा। जैसे छोटे बच्चे शरारत करते हैं, हम क्या बोलते, अरे छोटे हैं चलता है हमें। छोटे बच्चे आके ऐसे मार देते हैं, चलता है हमें, ठीक है, जोर से लग गया लेकिन ठीक है, ऐसे चलता है। लेकिन कोई जानबूझ के बड़ा आके फिर ऐसे ही मार दे उतने ही स्ट्रेंथ में, तो हम रो देंगे और हम झगड़ने लगेंगे। क्यों? अभी चलाना चाहिए ना तुम्हें। ये टेक्निक्स हमें यूज करनी चाहिए कि भाई उसने ऐसा क्यों किया। ओके, सपोज छोटे बच्चे ने मस्ती में किया और बड़े ने क्यों किया। बड़े के अंदर कुछ पेन है, तब जाके कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई चिल्लाएगा कब? क्योंकि डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है, इसलिए। भाई डॉक्टर उसको क्यों इकट्ठा हुआ, घर में आके ट्रीट कर रहा है? नहीं, वही खुद गया था डॉक्टर के पास कि मुझे ठीक करो। तो ठीक करेंगे तो भाई दर्द तो होगा, ठीक करने वाला दर्द है ये। ओके, तो हमें, हमारे माइंड को पता है कि डॉक्टर भी सही है और पेशेंट भी सही है, उसको दर्द हो रहा है इसलिए चिल्ला रहा है, लेकिन इलाज तो करना पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर अपना काम कर रहा है। तो हमें ना गुस्सा डॉक्टर पे आता है और ना ही पेशेंट पे आता है। लेकिन ऐसे ही कोई चिल्ला रहा हो, ओके, तो हमें तुम मुझे मेरे पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों ऐसे, मुझे इतना ज्यादा, तुम कौन हो मुझे ये बोलने वाले, ये वो ये। क्यों भाई? उसको पेन हो रहा है, कोई भी बात का हो, पेन सही हो या गलत हो, पेन तो हो रहा है। पेन सही हो या गलत हो, उसे पेन हो रहा है। वो पीस में नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, इसलिए वो ऐसे जैसे कि भाई क्या कर दे ऐसे। ओके, बट हमारे पास तो चॉइस है, हमें कैसे बोलना है। ओके, वो चिल्ला रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि वो चिल्लाए तो हम भी चिल्लाए। भले चिल्लाओ, शांत हो जाएगा। तुम अपनी बात भी अभी वो टाइम पे सही बात भी रखोगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है यार, ऐसा था, नहीं समझेंगे वो। क्यों? अनस्टेबल। भाई अनस्टेबल होंगे तो समझ नहीं सकते, समझने के लिए भी स्टेबिलिटी चाहिए। अनस्टेबल होंगे तो समझ सकते नहीं है, और अभी तुम उसको समझाओगे तो समझेंगे नहीं, तो तुम्हें वेट करना है। हम क्या करते हैं, तुरंत समझाने बैठे, अरे यार ऐसा था ऐसा था ऐसा, वो समझेंगे ही नहीं, सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। वेट हमें करना पड़ेगा, वो स्टेबल हो जाए फिर जाके देखो। कल ऐसा हुआ था ना, तुम पूछ रहे थे क्या 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 क्या, मेरे पास तो तब भी आंसर था, लेकिन अभी मैं शायद तुम्हें बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये सारे रीजंस थे। ओके, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है। तो अब उसको भले ही पूरा समझ में ना आए, लेकिन शायद उस टाइम पे 1% समझ में आएगा, और ऐसे अगर थोड़ी देर बाद अगर तुम गए तो मे बी 90%, 80%, 50% भी उसको समझ में आ जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती, उन लोग को खुद ही समझ में आ जाता है कि अरे यार फालतू का गुस्सा कर दिया, कुछ था ही नहीं, उनको खुद ही समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब ठंडे हो गए, स्टेबल हो गए, तो समझ में आ गया। दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। चलो, सो ऐसे मतलब कौन, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन पैर पे हम फिलोसॉफी पे गए थे, क्या कौन कुछ दे सकता है, जिसके पास कुछ हो वो दे सकता है। तुम्हारे पास अगर खुशी है, हैप्पीनेस है, तो तुम दूसरे को दे सकते हो। तुम्हारे पास अगर दर्द है तो तुम दर्द दोगे। ओके, तुम्हें पेन हुआ तो फिर दोस्त को बुला, अरे इधर आ, पता है तुझे क्या हुआ, ये वो, तो वो सब सुन रहा है। ओके, सुन रहा है या सुन रहे, वॉट एवर, बट तुमने उसको क्या दिया?
पेन ही तो सुनाया। मजा आई तो भी तुम, अरे पता है मैं कल पिक्चर देखने गई थी, इतनी मजा आई इतनी मजा आई, तो अब तुमने ये खुशी की बात उसके साथ शेयर की, तो अब उसको भी मजा आएगी। लाइक उसको कैसे, उसको भी थोड़ा बहुत फील हो जाएगा। तुम्हारा पेन, किसी को रोते देख के हमें रोना आ जाता है, ओके, और किसी को खुश देख के हमें यार मस्त है ये, ऐसे हंसता ही रहता है हमेशा ऐसे। तो हमारे हाथ में है, हमारे पास चॉइस है। उनका छोड़ दो, दूसरों का छोड़ दो, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी मेहनत है, कर सकते हैं वो तो है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी भी, सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो जिसके पास जो होगा वही वो डोनेट करेगा। तो फिर हमें गुस्सा, ये मैं तुम्हें लोगों को बता रहा हूँ सब कुछ, दैट डज नॉट मीन कि मैं सब टाइम मेरे से अप्लाई हो ही जाता है, मेरे से भी नहीं अप्लाई होता, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, ओके। तो उस टाइम पे ये बेसिक मैं भूल गया, इसीलिए आ गया। अगर हमें याद रह जाए, ओ भाई बीमार है इसलिए चिल्ला रहा है या चिल्ला रही है, गुस्सा आएगा ही नहीं, बीमार है ऐसे माइंड में सोच, बोलना मत नहीं तो ज्यादा होगा। ओके, माइंड में बीमार है, ठीक। कोई ड्रंकन हो, पिएला, ओके, पियक्कड़, और आके तुम्हारे सामने, उसको तुम सीरियसली लोगे क्या? अरे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ ये, हाँ ठीक है भैया, ठीक है ओके, सीरियसली लेंगे क्या? नहीं। समझ लो कोई पागल है, आ रहा है, पत्थर ले रहा है, हवा में मार रहा है, खुद के पे ही गिर रहा है, ये वो, तो उसको हम सीरियसली लेंगे क्या? ए तू चोर है, हाँ ठीक है आप बैठ जाइए, ऐसे बोलेंगे। तो माइंड में ऐसे कोई, अब हमें पता है कि ये लोग चोर नहीं है, ये लोग ड्रंकन नहीं है, ये लोग बीमार नहीं है, हमारे पास ऐसी है मेंटालिटी ही चेंज, अंदर ही चेंज कर लो। अभी तो पेन में है ये, इसलिए चिल्ला रहा है। अभी ये पिया हुआ नहीं है, बट दूसरा कुछ पिया है। पिया मतलब सिर्फ अल्कोहल नहीं मारता, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स भी लोगों को मारती है। सिर्फ अल्कोहल से नहीं मरते, या अल्कोहल से ही ऐसे धमाल नहीं होती। नेगेटिव फीलिंग्स, हर्ट, ये वो, तो फिर वो दूसरे को वैसे ही करेंगे सब कुछ। अंदर ही ऐसा है तो बाहर ऐसा ही निकलेगा। तो फिर हम भी वापस हम उनको दे रहे हैं, और ले तू और नेगेटिव इकट्ठा कर। भाई छोड़ दो ना, तुम लो मत, साइड पे रख दो, तुम्हें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ओके। एक्सेप्ट ही मत करो, कुछ भी बोले, अच्छा ठीक है बीमार है, पिया हुआ है, तो शांत रहे। बट हम क्या होता है जनरली पता है, फिलोसॉफी, कि उसी टाइम पर हम सही है वो प्रूव करने बैठ जाते हैं। अरे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ये सही है। हम खुद को प्रूव करने का ट्राई करते हैं, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और झगड़ा हो जाता है। अदरवाइज अगर एक कितना भी गुस्से में हो, अगर तुम्हारा कंट्रोल खुद पर इतना है, गुस्सा आ ही नहीं सकता। हाँ तुम्हें लाना है तो आ सकता है, लेकिन नहीं लाना तो आ ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ही इतनी हाई क्लास है। लेकिन अगर तुम प्रूव करने के लिए चले गए, ओ तुम्हें पता है तुम गलत हो, मैं सही हूँ, ये वो, तुम प्रूव, और सही में तुम सही हो, लेकिन इस टाइम पे तुम्हें सही प्रूव नहीं करना है। तुम सही हो लेकिन इस टाइम पे प्रूव नहीं करना है। हम गलत टाइम पे हम अपने आप को प्रूव करने के लिए चले जाते हैं, और सही सेंस में तो कभी अपने आप को प्रूव करो ही मत, क्योंकि ट्रूथ को कभी प्रूव नहीं करना होता है। ट्रूथ तो होता है, उसको, सत्य को प्रूव नहीं करना होता। सत्य तो है, वो खुद ही सेल्फ लाइटेड है, सेल्फ इग्नाइटेड है, खुद ही प्रूवन है, वो खुद ही लाइट है। ट्रूथ इज लाइट, लाइट मतलब वो लाइट रेज, ओके। तो उसको प्रूव नहीं करना होता, ओके। चलो, तो कौन डोनेट करेगा? जिसके पास है वो डोनेट करेगा। तो मैच हो गई डेफिनेशन। हमने क्या बोला था कि न्यूक्लियस से जिससे प्यार हो वो इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव हो उसे ही प्यार होगा। तो मतलब जो नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव कौन होगा? जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हुए है वो नेगेटिव होगा। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होगा। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वही तो डोनेट कर सकता है, जिसके पास है ही नहीं वो डोनेट कैसे करेगा? तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो ही डोनेट कर सकता है, और वही कौन है? न्यूक्लियोफाइल। डन? ओके, आगे देखो, ये सब ऐसे ही एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये क्या है? इथीन है, ओके। देन ये भी इथीन ही है, अलग अलग सेंस में बताया है।
बट अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब देखो ये Br माइनस वो न्यूक्लियोफाइल है, ऊपर माइनस है, माइनस है मतलब खुद नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब क्या, दूसरे के न्यूक्लियस को जाके मारेगा, मतलब मारेगा इन द सेंस बॉन्ड बना देगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। ओके, तो यहाँ नेगेटिव है, देखो OH माइनस का यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये सब क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो फिर मैं ऐसा लिख दूं Cl माइनस, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। उसके पास दिख ही रहा है कि सर पे ऐसे चोटी पे माइनस है, माइनस है मतलब कहीं से लिया हुआ है, लिया है मतलब वो डोनेट भी कर सकता है, उसके पास है तो डोनेट तो कर सकता है, तो वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। डन। ओके, हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसे ही गिवन, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी शो करते हैं ना हम लोन पेयर, दैट मीन्स ऑल्सो क्या, इसके पास ये H2O के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट कर सकता है, तो ये भी कौन है, न्यूक्लियोफाइल। डन। ओके, चलो, बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल मतलब के क्या, कौन बिहेव कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, हैव नेगेटिव चार्ज, जिसकी चोटी पे नेगेटिव चार्ज होगा वो, और हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों अभी हमने देखा ना, एक तो ऐसे, अब इसकी चोटी पे तो नेगेटिव चार्ज दिख नहीं रहा है बट फिर भी लोन पेयर तो दिख रहा है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं, यहाँ पर तो लोन पेयर भी दिख रहा है और चार्ज भी दिख रहा है, और दोनों में से एक भी दिखे मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है मतलब उसको न्यूक्लियस से प्यार है क्योंकि वो नेगेटिव है। समझ में आया? देखो, तो यहाँ पे वापस आ जाता है, पाई बॉन्ड्स हैव इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड्स, ये तो हमने पढ़ा है, जैसे पाई बॉन्ड ऐसे बनता था, ओके, और साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता था, साइडवेज, सिग्मा बॉन्ड कैसे, डायरेक्ट हेड ऑन ओवरलैपिंग, कि ये इसका हेड है और ये इसका हेड है, समझ रहे हो, ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता था या ऐसे बनता था, लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग, कि ये यहाँ बन गया और ये यहाँ बन गया, तो इसीलिए फिर ये यहाँ बन गया, इसलिए ऐसे हो गया, देखो समझ में आ रहा है, ये तो हमने सब VBT और वो सब डिस्कस किया था बॉन्ड में, राइट, तब डिस्कस किया था हमने। तो क्या है, कहने का मीनिंग क्या है, साइडवेज ओवरलैप है, साइडवेज ओवरलैप है मतलब ऊपर और नीचे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर साइडवेज ओवरलैप, यही तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यही इलेक्ट्रॉन तो हमें काम आएंगे किस चीज में, डोनेट करने के लिए, डोनेट कर सकते हो, दैट मीन्स व्हाट, कि भाई तुम लोग भी क्या हो, न्यूक्लियोफाइल हो, इसलिए बोल रहे हैं पाई बॉन्ड हैव इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड, ये जो क्लाउड है वही क्लाउड में क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब ऐसा कंपोनेंट जिसमें पाई बॉन्ड है उसको भी हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। क्यों, पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब ऐसा होगा तब, और ऐसा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड है तुम्हारे पास। डन। तो जैसे यहाँ हमने सारे देखे, तो देखो डबल बॉन्ड, एक सिंगल, एक मतलब एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। डन, समझ में आया, पक्का, ओके, ये था न्यूक्लियोफाइल। डन। फिर से एग्जांपल के साथ समझते हैं, ये है हमारा एक कंपाउंड जिसके साथ Br जुड़ा हुआ है और OH भी जुड़ा हुआ नहीं है, वो आने वाला है, तो OH आने वाला है, इतना ही है, ओके। सो अब होगा क्या, ये OH है, वो OH के ऊपर देखो ऐसे ही दिख रहा है H माइनस, हम ऐसे तो दिखाते H प्लस एंड OH माइनस, तो जो माइनस है मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यहाँ पे OH यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया मतलब क्या, Br ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, Br को बोला हट तू, मैं यहाँ रहूंगा, तो इसको भगा दिया Br को और वो खुद यहाँ पर ज्वाइन हो गया, ओके। तो यहाँ पे Br माइनस अलग हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस, इसको ही हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, मतलब जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और रिएक्शन हो जाए उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। डन, सिंपल था, कुछ भी नहीं है इसमें। डन, ओके। सो अब एक बात आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब के डोनेट करने की बात थी ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात थी, तो भाई कोई एक करेगा, कोई दो करेंगे, कोई तीन करेगा, भाई उसकी मर्जी। स्ट्रेंथ कितनी है डोनेट करने की, कौन ज्यादा पावरफुल है, जरूरी नहीं है दोनों लोग एक एक बॉन्ड भी, जैसे कि Na प्लस और K प्लस दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है। Na प्लस कहाँ ले लिया, Cl माइनस ले लो, ओके, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो Cl माइनस एंड Br माइनस ले लेते हैं, दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं,
क्योंकि एक ही तो एक्स्ट्रा है उनके पास, Cl माइनस एंड Br माइनस, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करने वाले हैं। फिर भी किसका पावर ज्यादा है डोनेट करने का पावर? हम बोलेंगे यार सर दो लोग हैं, दोनों के पास सेम वेल्थ है, तो दोनों की पावर ज्यादा है डोनेट करने की। नहीं, अगर सबके पास सपोज दो लोग हैं, दोनों के पास सपोज 1 करोड़ रुपीज है, फिर भी हम नहीं बोल सकते कि दोनों की कैपेसिटी टू डोनेट सेम है। नहीं, कैपेसिटी मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू हैव, दोनों के पास सेम अमाउंट है, लेकिन कंडीशन भाई वो तो बैचलर है एक करोड़ वाला, और दूसरे तो फैमिली पर्सन है, उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ है, मम्मी है, पापा है, तो उन लोगों का भी तो देखना है। इसका तो क्या है, ये तो घूम लेगा ऐसे ही रफ एंड टफ, बैचलर है ये तो, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये इजीली 1 करोड़ डोनेट कर सकता है। ये नहीं करेगा, ये थोड़ा अपने लिए बचा के रखेगा, कैपेसिटी अलग हो गई ना। ओके, तो वैसे ही भले ही अमाउंट तुम्हारे पास डोनेट करने की अमाउंट सेम हो, फिर भी सबकी कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंस है। ये कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। कैपेसिटी और से स्ट्रेंथ थ्रू डोनेट, तो वही है न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लूज की जगह तुम डोनेट भी पढ़ सकते हो। ओके, डोनेट करने की कैपेसिटी जितनी हो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। डन? ओके, चलो। एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज मतलब क्या, एक ही जगह पर, जैसे कि ये एक जगह है, उसके ऊपर ये एक मार्कर है मेरी, ये इलेक्ट्रॉन है ऐसा समझो, ये 100 इलेक्ट्रॉन्स है, मार्कर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 100, तो इतनी जगह पर 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हुई, 100 इलेक्ट्रॉन्स पर से 2/2 मतलब 4 फीट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम गिनते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स डाले मैंने, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स पर 4 फीट। अब ये दूसरे 100 इलेक्ट्रॉन्स ये भी डाल दिए मैंने उतनी ही जगह में, अब कितने हो गए, 200 इलेक्ट्रॉन्स पर 4 फीट। तो पहले केस में था 100 इलेक्ट्रॉन्स पर 4 फीट, दूसरे केस में है 200 इलेक्ट्रॉन्स पर 4 फीट। किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कही जाएगी, पहले केस में या दूसरे केस में? ये है, एक ले लिया, एक अंदर है, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स पर 4 फीट, ये पहला केस। और दूसरा केस 100 प्लस 100 मतलब 200 इलेक्ट्रॉन्स पर सेम जगह, सेम ही है, एरिया सेम है, एरिया चेंज नहीं किया मैंने। तो किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, 200 की सेकंड केस की ज्यादा होगी, क्योंकि पहले केस में 4 फीट में 100 इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरे केस में 4 फीट में 200 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकंड केस में ज्यादा है। तो अब यहां पर हम बोल रहे हैं एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज सो डज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसे रटा नहीं मारना है, तुम याद रखो न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या, स्ट्रेंथ टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, तो स्ट्रेंथ है न्यूक्लियो डोनेट करने की, मतलब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रेंथ है। अगर किसी के पास कम है, जैसे अभी इलेक्ट्रॉन कम थे, ये जगह है, ये जगह में इलेक्ट्रॉन पहले 100 थे और फिर 200 थे, तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट केस की या सेकंड केस की? सेकंड केस की। क्यों? क्योंकि उसके पास 200 है भाई, तो वो 200 डोनेट कर सकता है, और पहले केस में 100 थे तो वो सिर्फ 100 ही डोनेट कर सकता है। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे केस में ज्यादा थी, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा थी। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे एक ही जगह पर, पहले 100 थे और फिर 200 थे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा डोनेट कर सकता है, ज्यादा डोनेट कर सकता है मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को ही तो नाम दिया है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या, द स्ट्रेंथ और द कैपेसिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन और टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ओके, हाँ या ना? हाँ, ओके, चलो। सो अब ऐसा JEE नीट में पूछा जा सकता है
कि बताओ, ये तो आंसर है ऑलरेडी लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि ये OH माइनस है, H2O है, NH2 माइनस है, NH3 है, HS है, H2S है, ये सब ऐसे गिवन है, और बोलेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी। ओके, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। सिंपल, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसकी ज्यादा होगी। देखो इलेक्ट्रॉन ही गिनते हैं हम, ये एक तो लिया हुआ है और 2 3 4 5 6 है यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही है, तो 6 है तो ज्यादा डोनेट कर सकता है। ओके, फिर इसकी उससे कम, इससे उससे भी कम। देखो ये तो साथ में ही है, ये अलग अलग है, मतलब ये कॉमा ये 1 2 3 4 5 6, ये दोनों खत्म। अब ये दोनों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसका 2, तो इसकी ज्यादा है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो ज्यादा डोनेट कर सकता है, ज्यादा डोनेट कर सकता है मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटी का नाम हमने अलग भी रखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है दैट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। सिंपल। तो वैसे ही तुम्हें जेडब्ल्यू नीट में आंसर देने हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, एटॉमिक साइज। तो जैसे जैसे हमने पढ़ा है ओके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कि हम अगर ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे जाए तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि कौन कौन खा रहा है, जमीन खा रही है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो कौन, हम खा रहे हैं, मतलब यहाँ एटॉमिक साइज ज्यादा और फिर ऐसे छोटे छोटे छोटे। ये याद, आइसक्रीम का कोन हमने याद रखा था, तो कौन जमीन खा रही है और कौन हम खा रहे हैं। ओके, कौन जमीन खा रही है मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रही है। अब सोचो फिर से, ये 100 और से 4 स्क्वायर फीट में 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, और अब मैं ये 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां रख दिए नीचे। अब ये कितना है भाई, ये 100 स्क्वायर फीट है, मान लो कितना 100 स्क्वायर फीट, और ये कितना है 4 स्क्वायर फीट। ये जगह एरिया की बात है, 4 स्क्वायर फीट, और ये रूम कितने का है 100 स्क्वायर फीट, मान लो 100 से ज्यादा है लेकिन 100 स्क्वायर फीट। तो 4 स्क्वायर फीट में 100 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 100 स्क्वायर फीट में 100 इलेक्ट्रॉन्स, 100 स्क्वायर फीट में 100 इलेक्ट्रॉन्स, 4 स्क्वायर फीट में 100 इलेक्ट्रॉन्स। किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, पहले वाली या दूसरे वाली? पहले वाली ऑब्वियसली। ये है 100/4 तो 25, और ये है 100/100 तो 1, तो भाई 24 क्या आया 25 इज बिगर देन 1, तो मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा न्यूक्लियो कौन अटैक करेगा, ये लोग ज्यादा अटैक करेंगे कंपेयर टू दिस। समझ में आया? तो एरिया बढ़ा है ना, यहाँ पे एरिया बढ़ा, ये एरिया कम था और ये एरिया बढ़ा था, ये 4 स्क्वायर फीट था, ये 100 स्क्वायर फीट है, तो एरिया बढ़ा और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, तो एरिया बढ़ा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। समझ में आया? ओके, तो रटा नहीं मारना है, समझो। ओके, तो हमने बोला कि अगर नीचे जाएंगे ऊपर से नीचे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। एटॉमिक साइज बढ़ेगी, ऐसा समझो कि ये सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है बाहर, फिर दो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो वही रह रहे हैं कि बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनकी साइज, पहले इतना ही साइज था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर इतना साइज हुआ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जो छोटी साइज में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक बड़ी साइज में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो छोटी साइज में 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द एरिया और से वॉल्यूम। अंडरस्टूड? तो एरिया अगर बढ़ रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, श्योर। सुनो ध्यान से, अगर क्या पूछा मैंने अभी, एरिया नहीं, मैं बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डेंसिटी बढ़े तो बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े
क्वेश्चन क्या है मेरा? डेंसिटी बढ़े तो इलेक्ट्रो क्या सिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी। मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। हाँ, डोनेट करना ना, उसको देना। हाँ। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बढ़ेगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम सपोज सेम है और सेम वॉल्यूम में ज्यादा नंबर है इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? डन। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज तब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? वैसा जेईई नीट में पूछेंगे तो कम होगी। और ऐसा डायरेक्ट भी नहीं पूछेंगे, तुम्हें नंबर दे देंगे कि भाई ली ना की रब से फरियाद में भाई तुम्हें दे दिया लिथियम, फिर तुम्हें दे दिया सोडियम, फिर तुम्हें दे दिया पोटेशियम, ये 3 दे दिए। अब बोलेंगे ये 3 में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? लिथियम की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। बोलो सीधा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? अच्छा चलो इनका छोड़ो, हाँ चलो ना पकड़ दो, कोई बात नहीं, यही बताओ। पोटेशियम का और तुम बोल रहे हो लिथियम का, दोनों अलग अलग आंसर है। क्यों? ऐसे नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी। हाँ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी ना, डेंसिटी नहीं साइज की बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी। हाँ पोटेशियम। क्यों? ऐसे किसकी? हाँ पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? 90 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी उन दोनों में तो उससे कम ही होते हैं, तो वो ज़्यादा डोनेट करते हैं। बट साइज भी तो बड़ा ही है ना। साइज बढ़ेगी तो कम होगा ना। साइज के साथ क्या रिलेशन है वो देखना पड़ेगा हमें। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ले तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा साइज किसकी है? पोटेशियम की है। ओके, सबसे ज्यादा साइज पोटेशियम की है तो वॉल्यूम साइज जो है ओके दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो साइज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम है। तो मतलब ये साइज, लिथियम की साइज अगर छोटी है, लेस है, तो ये लेस है मतलब ये ज्यादा है, और ये ज्यादा है मतलब ये ज्यादा है। समझे? पहले ही मैंने अभी इससे पहले जब एग्जांपल दिया था क्लोरीन ब्रोमीन का, तब मैंने बोला था कि तुम वो मत देखो कि क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ब्रोमीन के, क्योंकि वैसे तुम देखोगे तो लिथियम के तो 3 ही है, ओके, फिर सोडियम के तो 11, फिर उसके तो 19। वो इलेक्ट्रॉन नहीं देखने हैं हमें, तो एरिया के वाइज कितना ऊपर कितना ले दे सकते हैं वो। पर्टिकुलरली ये लोग सब थोड़े दे सकते हैं, जैसे लीना ये सारे ये है लिथियम, सोडियम, तो वो सारे के सारे कई थोड़ी बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। सपोज लिथियम है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बैठ रहे हैं आराम से, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ही बात है। वैसे ही सोडियम में भी 11 है लेकिन 10 का तो कोई काम ही नहीं है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है अपना, दूसरे नहीं देगा वो। वैसे ही पोटेशियम, तो सब में देना तो एक ही है, ऊपर तो सब में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि तीनों 3 एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं,
बाकी हम सोचेंगे नहीं इसके पास तो ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, वो तो अलग है, वो तो सेटिस्फाइड है, मतलब 19 है तो 18 वाला तो भाई न्यूट्रल केस है, उससे तो कम जाना ही नहीं वाला वो, नहीं तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया? तो ऊपर तो 1 ही है लेकिन वॉल्यूम हम चेंज कर रहे हैं। समझ में आया? पक्का? ऐसा जेईई नीट में क्वेश्चन पूछेंगे। तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हुई तो तुम्हें पहले याद रखना है एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में लाना पड़ेगा, भले ही क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिसिटी का है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी याद करना पड़ेगा। वो लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा वर्ड भी नहीं यूज करेंगे क्वेश्चन में, वो तुम्हें सोचना है। सो as the volume increase the electron density decrease। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड साइज और वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज देन न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कम है पर्टिकुलर जगह में, तो डोनेट कहां से करेंगे? तो उनकी कैपेसिटी कम हो गई ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इज लेस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साइज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट्स व्हाई अगेन यहां से भी तुम डिराइव कर सकते हो कि साइज एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? शॉर्ट में लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ओके, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। डन? तो अगर ये इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके साथ भी इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल होगा ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, कहां गया साइज। तो ये साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो गई? कम, क्योंकि ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। डन? ओके, हाँ, सो डेंसिटी चार्ज पर वॉल्यूम, so therefore nucleophilicity will also decrease। कब डिक्रीज करेंगे? जब ये इंक्रीज करेगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी, दैट मींस चार्ज डेंसिटी और से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल आल्सो बी डिक्रीज। समझ में आया? रटना नहीं है। हाँ चलो, सो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज समझ में आ गया? जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वॉल्यूम बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। डन? ओके, तो वैसे अगेन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारा ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप नंबर 17। तो साइज किसका सबसे ज्यादा बड़ा है? आयोडीन का। उसका सबसे ज्यादा बड़ा है मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द आयोडीन विल बी लीस्ट, क्योंकि साइज सबसे ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगी, और इसकी साइज सबसे कम है इसीलिए सबसे छोटी है, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। छोटा है और उसके ऊपर चार्ज है, तुरंत करके ऐसे पॉजिटिव से चिपक जाएगा, आजा आजा आजा। वो बड़ा है और चार्ज भी बड़ा है। समझ में आया? ओके, न्यूक्लियोफाइल। अभी दूसरा फैक्टर देखते हैं। ओके, दूसरा फैक्टर क्या करेंगे? रखे इतना या आगे देखे? 7:30 हो गया। हाँ? मतलब चालू रखे? अच्छा चलो, तो चालू रखे। हाँ, तो अब सेकंड फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी हम तब वैलेंस बॉन्ड थियरी और वो सब पढ़े थे हम। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता। डन? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को जो ज्यादा अट्रैक्ट करे उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हम बॉन्ड बनाते थे, याद हो तो? ओके, हम बॉन्ड बनाते थे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो हम बोलते थे कि यहाँ पर 2 बॉन्ड होंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन फिर क्या होगा कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी हाइड्रोजन, इसीलिए ये जो बॉन्ड है
उसको क्या कर देगा, खींच लेगा अपनी तरफ। ओके, हाँ H और Cl, तो ये जो दो बॉन्ड है उसको वो खींच लेगा। कौन खींच लेगा, क्लोरीन। क्लोरीन खींच लिया है लेकिन पार्शियली, Partial. इसने दे नहीं दिया यार ले जा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, पार्शियली। तो इसके पास नेगेटिव ज्यादा हो गई इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये सब देखा था देखा था इसी को। क्यों, क्योंकि H इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना अपने तरफ। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। As electronegativity increases, nucleophilicity decreases. Obvious है ना, क्यों, ये डायरेक्टली ऑपोजिट चीज है। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ले लेना। भाई एग्जैक्टली ऑपोजिट। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो हमने अभी पढ़ लिया। So nucleophilicity मतलब the strength of losing the electron, and electronegativity मतलब the strength of gaining और attracting the electron। दोनों opposite है, opposite है तो भाई एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो एक बढ़ेगा। डन, सिंपल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्मिनोलॉजी में तो हमें पता चल जाएगा कि कौन किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। डन, ओके। तो ये वापस न्यूक्लियोफाइल आए। अब देखो CH3 है, NH2 है, OH है और F है। अब हम देखेंगे ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब अगर तुम्हें पूछे यहाँ पर कि कौन सा ज्यादा, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो क्या आंसर दोगे? ये चार कंपाउंड है हमारे पास, CH3, NH2, OH एंड F। तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ऐसा आप बोलेंगे? फ्लोरीन की। क्यों? वहां पे क्या कम है? वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। श्योर? छोटा तो है, यस छोटा तो है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कम है। फ्लोरीन की ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। पूरे पीरियोडिक टेबल में भिखारी है वो, इलेक्ट्रॉन लाओ 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 कर रहा है, वो किसी को देगा ही नहीं, वो तो सबसे मांग ही रहा है। वो तो हमने देखा ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में भिखारी की एक्टिविटी वही कर रहा है, तो वो तो सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा लेगा लेगा। तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन तो सब में ही है, फिर यहाँ हाइड्रोजन है, वहां है, वहाँ पे 3 या 2 है, वहाँ 1 है। हाँ, इसीलिए हमें देखना क्या है वो देखो तुम मेनली। हमें यहाँ पे ऐसा बोलना है कि ये चार कंपाउंड है हमारे पास, CH3 माइनस है, न्यूक्लियो, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है सारे के सारे। देखो दिख ही रहा है ना माइनस चार्ज, माइनस चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल, हमने तो पढ़ लिया कि मतलब वो न्यूक्लियस को अटैक करेंगे। लेकिन किसकी कैपेसिटी, किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? डोनेट करने। हाँ, सारे ही डोनेट करने वाले हैं, लेकिन किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? दो चीजें अभी हमने पढ़ी, कौन कौन सी? एक एटॉमिक साइज और दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों में से कोई भी तुम यूज कर लो, आंसर मिल जाएगा। एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। OH। दोनों में से कोई भी यूज कर लो, आंसर मिल जाएगा। नाइट्रोजन मतलब NH2 माइनस। मुझे भी नहीं पता आंसर, मैं तो समझाते निकालूंगा आंसर, मुझे नहीं पता। ओके, तो पहले ऑर्डर में रखा है ना, पहले मतलब सारे न्यूक्लियोफाइल है, पहले ऑर्डर में रखा है। हाँ, बात तो सही है, पहले ऑर्डर में रखा है। इसीलिए तो तुम पहले फ्लोरीन बोले, इसलिए मैं पूछा। लेकिन ऑर्डर छोड़ दो, हमें अगर ऐसा पूछा हो कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है,
तो हमारे पास जैसे मैंने तुम्हें बताया दो तरीके अभी हमने पढ़े, वही दो तरीके हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा है एटॉमिक साइज। अब पहले चलो एटॉमिक साइज देखते हैं, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। हमें तो पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? भिखारी। और वो कौन है? फ्लोरीन। ओके, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और अभी हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, अभी पढ़ा हमने। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की और मांगने की, लाओ मैं लूंगा, वो सबसे ज्यादा है किसकी? पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की। उसकी सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब सबसे कम होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि अभी तो देखा हमने दोनों एक ऑपोजिट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? कि इलेक्ट्रॉन लेना, और न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन देना, लूज करना, डोनेट करना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सबसे ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी सबसे लेस, लीस्ट। डन। तो इसकी सबसे कम और इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। और पॉइंट ऑफ व्यू एटॉमिक साइज, चलो ये समझ में ना आए कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, ये तो फ्लोरीन है मान लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी सबसे कम है, ये तो पता चल गया, लेकिन ये तो क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा किसकी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलो हमें पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। सबसे ऊपर है उनका एटॉमिक साइज। ऊपर है मतलब ऊपर है ना अपने अपने ग्रुप में। कार्बन नाइट्रोजन नहीं, तो सेम ही है। नहीं, उनका जो ग्रुप है 40 ग्रुप में सबसे ऊपर, सबसे ये भी ऊपर है। हाँ, तो इतना जो ना 50 वो अपने अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, लेकिन उसका ग्रुप पहले आता है, तो इसलिए एटॉमिक साइज नहीं, थोड़ा ही तुम मतलब कंसेप्ट सही लगाया, थोड़ा ही दूर हो, थोड़ा दूर हो मतलब हम यहाँ पे ग्रुप नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे पीरियड देखेंगे। ओके, सारे एक ही पीरियड के हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सारे के सारे एक ही पीरियड में है। ओके, देखो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 2 नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3 2p3, कितने हो गए? 7 हाँ हो गए, हाँ हो गए। ओके, then 1s2 2s2 2p4 and 1s2 2s2 and 2p5। तो देख लो सारे के सारे 2p में ही है। ओके, वो जो हम लिखते थे उसमें सब में सेम आता था, जैसे कि लिथियम, तो लिथियम में आएगा 1s2 2s1, फिर दूसरे में आएगा सोडियम में 3s1, फिर उसके बाद क्या आएगा 4s1, सब में ऐसे 2s1 3s1 4s1। और इसमें क्या आएगा? इसमें तो सारे का सारे एक ही ग्रुप ही एक ही है। देखो कौन सा पीरियड होगा? सेकंड नंबर भाई, 2p। तो मतलब सेकंड पीरियड में है। और इससे क्या पता चलेगा? फर्स्ट ग्रुप में है। ये लोग नंबर से पता चलेगा फर्स्ट ग्रुप में है। यहाँ पर भी तुम्हें ये लास्ट वाले नंबर से ही पता चल जाएगा कि सेकंड ग्रुप में है और सेकंड पीरियड में है और फिफ्थ ग्रुप में है। समझ में आया? फिर इससे पहले वाला देखेंगे तो सेकंड पीरियड तो है ही, लेकिन फोर्थ ग्रुप में है, मतलब 14 वाला। समझ में आया? ओके, तो ये 17, देन ये 16, 15 और ये 14। और पीरियड देखे तो पीरियड कौन सा है? 2 नंबर। डन। तो एटॉमिक साइज की बात करें, कौन कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं, मतलब एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा यहाँ है और जा रहा है, तो क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो एटॉमिक साइज अगर कम हो रही है तो चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और चार्ज डेंसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज। तो एटॉमिक साइज अगर कम हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है।
सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। ओके, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी ना, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। यस, तो इसका आंसर हमें दोनों तरीके से नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तरीके से ही देना पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज अभी तो हमने देखा ग्रुप वाइज कि एटॉमिक साइज बढ़ रही है, तो एटॉमिक साइज एंड चार्ज डेंसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एटॉमिक्स ग्रुप वाइज देखें तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रही है ग्रुप वाइज, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ रही है, चार्ज डेंसिटी कम हो गई, चार्ज डेंसिटी कम हो गई मतलब डाउन दी ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन यहाँ पर वो एटॉमिक साइज वाला रूल हम नहीं लगे, इसीलिए तो दो अलग अलग है, एटॉमिक साइज वाला तुम ग्रुप में लगा सकते हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पीरियड में। ओके, सो क्योंकि ये यहाँ पे पीरियड में लगा हो तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होगी, एटॉमिक साइज कम होगी मतलब चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, बढ़ेगी आ रही है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी क्या आएगी, अभी हमने देखा ना साइज क्या होगी, साइज ऐसे जाएंगे तो कम होगी, कम होगी मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा, साइज कम होगी तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी, तो फिर फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी, बट वो तो गलत है। तो क्यों गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे फंडा कौन सा लगाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि पीरियड वाइज तुम्हें फंडा लगाना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और ग्रुप वाइज तुम्हें फंडा लगाना है एटॉमिक साइज का। डन, समझ में आया? तो फिर पता कैसे चलेगा कि सर ग्रुप है या पीरियड, जो तुम्हें कंपाउंड गिवन है वो देखो, ये सारे एक ही ग्रुप के लग रहे हैं या एक ही पीरियड के लग रहे हैं, तुम देखोगे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सर ऐसा तो कोई ग्रुप नहीं है, तो वो पीरियड है। डन, ओके, तो उस हिसाब से हमें कंसेप्ट लगाने हैं। सो देखो लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी डिक्रीज, मतलब ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो CH3 की सबसे ज्यादा है। डन, ओके, सो इसीलिए यहाँ पे क्या यहाँ खत्म हो गया, अच्छा, कि CH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ CH3 इज ग्रेटेस्ट, किसके बेस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, नॉट एटॉमिक साइज के बेस पे। डन, पक्का समझ में आया? तो हमने पहले तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने के बाद हमने रिएक्शन मैकेनिज्म समझा डेफिनेशन के साथ, रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के बाद हमने सब क्या क्या समझने वाले हैं डिटेल में उसकी बात की। उसमें सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट की बात की, सबस्ट्रेट की बात करने के बाद हमने न्यूक्लियोफाइल की बात की, और न्यूक्लियोफाइल कब बढ़ेगा कब कम होगा उसकी डेफिनेशन वो सब हमने डिटेल में देखा। अंडरस्टूड? पक्का?